जो आज क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं ये बेसिकली है तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही, but again since I found it to be quite different, so that's why I decided to take up this question here. I definitely believe you people will definitely learn few new things today here in this with the help of these question here. तो देखिए क्वेश्चन ये है, if z1 z2 z10 are roots of this equation. अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इसमें जो टर्म मिसिंग है वो गलती से नहीं मिसिंग है, इक्वेशन ही यही है। तो z नहीं है यहाँ पे और z रेज टू द पावर 11 नहीं है यहाँ पे, तो इट इज 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब डॉट 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 z रेज टू पावर 12 इक्वल टू 0 एंड zi क्यूब प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल i, मतलब zi क्यूब प्लस 1 जो है वो शून्य के बराबर नहीं है। ये आपकी कंडीशन है। वी हैव टू इवैल्यूएट दिस वैल्यू हियर, हमें यहाँ पे ये वैल्यू इवैल्यूएट करनी है बच्चों, ठीक। अब देखिए, तो सबसे पहले ऑब्वियसली आप अप्रोच यहाँ पे कैसे करेंगे, तो हमें जो यहाँ पे गिवन है अगर हम उसको लिख लें तो दिस इज 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब। नाउ आई डोंट नीड टू राइट इट हियर बिकॉज क्वेश्चन में तो लिखना आवश्यक था, क्योंकि जिससे कि कंफ्यूजन ना हुए कि कौन सा टर्म छूटा और कौन सा रह गया। So that's why we need to write each and every term here in this expansion. But now since you have this in front of you, so I just wrote it like this. अब पहला स्टेप क्या है कि देखिए इसको तो हम किसी फॉर्म में वैसे हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो I will just simply add z and so I will add z here. इसे कंप्लीट कर लेंगे, z स्क्वायर प्लस z क्यूब प्लस z रेज़ टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 z रेज़ टू द पावर 10 प्लस z रेज़ टू द पावर 11 प्लस z रेज़ टू द पावर 12 इक्वल टू 0। रादर आई एम सॉरी, वी वोंट बी राइटिंग 0 देयर, रादर ये हो जाएगा, हमने z और z रेज़ टू द पावर 11 इधर ऐड किया, तो वही z और z रेज़ टू द पावर 11 हम दूसरे साइड भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो z रेज़ टू द पावर 11 हम दूसरे साइड भी ऐड करेंगे। अब इधर ये बन जाता है आपका, ये एक जीपी बन गई, ठीक है, जीपी ऑफ 13 टर्म्स, तो 13 टर्म की जीपी है जिसका कॉमन रेशियो z है। फर्स्ट टर्म 1 है तो ये हो गया z रेज़ टू पावर 13 माइनस 1 ओवर z माइनस 1 इज इक्वल टू z प्लस z रेज़ टू द पावर 11 है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जरा इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट वी गेट अ प्रॉपर पॉलिनोमियल फॉर्म हियर। तो ये आ गया आपका z रेज़ टू द पावर 13 माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 इंटू z प्लस z रेज़ टू द पावर 11। सो हाउ मच इज इट, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस z प्लस z रेज़ टू द पावर 12 एंड देन दिस इज माइनस z रेज़ टू द पावर 11 हियर। ये आ गए आपके टर्म्स यहाँ पे, ठीक है। अब जरा सारे टर्म्स एक तरफ लेके आते हैं, तो ये हो गया z रेज़ टू द पावर 13 एंड देन दिस इज माइनस z रेज़ टू द पावर 12 एंड देन दिस इज प्लस z रेज़ टू द पावर 11 प्लस rather minus z square plus z minus 1 equal to 0. Now let's see what do we get here. तो देखिए यहाँ से अगर हम z raised to the power 11 कॉमन लेते हैं, so this is z square minus z plus 1, okay, minus 1 कॉमन लेते हैं, z square minus z plus 1 equal to 0. So what does that lead us to? So this leads us to two factors which is z raised to the power 11 minus 1 into z square minus z plus 1 and the product is 0. So this imply either, तो यहाँ पे दो केस आए, या z square minus z plus 1 equal to 0 हो जाए, या z raised to the power 11 minus 1 equal to 0 हो जाए। अब पहले वाले केस को देखें, अगर पहले वाला केस आपका ट्रू होता है तो what does that mean? Now this is a factor of z cube plus 1, isn't that? तो z cube plus 1 को 0 होना होगा, मानते हैं बच्चों, क्योंकि z क्यूब प्लस 1 के जो फैक्टर्स हैं वो है z प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, तो अगर ये 0 है तो ये 0 होगा, और ये हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में आपके गिवन है z i क्यूब प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है ये। Now what does that lead us to? This leads us to 11th roots of unity. 11th roots of unity. अब
इसका एक रियल रूट है, बाकी के 10 जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नॉन रियल रूट्स हैं, वही आपको यहां पे दिए हुए हैं Z1, Z2, Z3, Z4. सो नाउ वी नो द रूट्स आर लाइक अल्फा एंड वी नो प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, ये हमें यहां पे ये हैं आपके 10 रूट. So I call it Z1, this is Z2, this is Z3 and dot 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 Z raised to the power alpha raised to the power 10 which is the 10th root. ठीक है, ये हमें इसका नहीं सम चाहिए, एक्चुअली इनकी जो पावर्स हैं, ठीक है, तो इसकी भी पावर n है, इसकी भी पावर n है, इसकी भी पावर n है, ये हमें इसका सम चाहिए. अब खास बात ये है बच्चों कि जब आप इन्हें n की पावर पे रेज करेंगे तो अल्टीमेटली जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये जो आपका ये जो शिफ्टिंग है, ये आपका बस ये आप ऐसे समझें इसे कि ये जो पॉलिनोमियल है, रेगुलर पॉलीगन बनता है, पॉलिनोमियल कह रहे हैं, जो रेगुलर पॉलीगन बनता है अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड सो ऑन से, ये जो रेगुलर पॉलीगन बनता है, जब हम इसे अल्फा रेज टू द पावर n से शिफ्ट करेंगे तो सारा का सारा जो पॉलीगन के एजेस हैं वो एक दूसरे की पोजीशन पे आ जाएंगे. ठीक है, जैसे आप एग्जांपल से समझें. एग्जांपल अगर हम दें, मान लीजिए हमने कहा कि n क्यूब है, n is 3 here, तो जब आप अल्फा की पावर 3 किया तो वो ये बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर की पावर 3 किया अल्फा रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा, अल्फा क्यूब अल्फा 9 की पोजीशन पे चला जाएगा, अल्फा रेज़ टू पावर 9 की पोजीशन पे जाएगा, और अल्फा रेज़ टू द पावर 12 आपका वापस अल्फा आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस यूनिटी, अल्फा रेज़ टू द पावर 11 इज 1. तो जब आप इसका क्यूब का पावर 4 की पावर 3 करेंगे, अगला जो टर्म है उसमें जो आपकी वैल्यू आएगी वो अल्फा आ जाएगी. फिर ये आ गया, फिर आप अल्फा 15 करेंगे तो अल्फा रेज़ टू द पावर 4 आ जाएगा. इस तरह से अल्टीमेटली आपके जो रूट्स हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से रोटेट होते होते वो सारे के सारे वही कवर कर लेंगे. मतलब कहने का ये है कि पावर n कोई भी नेचुरल नंबर रहे, अल्टीमेटली ये जो है वैल्यू, ये सारी की सारी वैल्यू घूम फिर के कहीं ना कहीं से अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये डॉट 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 अल्फा रेज़ टू पावर 10 आ जाएगा. एंड वी नो दैट सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, इजंट दैट? तो हमें पता है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फा रेज़ टू द पावर 10 इज 0. तो ये जो आंसर है आपका अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फा रेज़ टू द पावर 10 इज -1, ये आंसर यहाँ पे आ जाता है, ये आंसर यहां पर आ जाता है बच्चों. So that was one first question on complex number. ठीक है, so the important thing which I found here was this expression. इसको जब हम देखिए फिर से वही बात है, और कोई ज्यादा इसमें हमें ज्यादा चॉइस लगी नहीं थॉट प्रोसेस की. सबसे पहले दिमाग में आया कि इसको कंप्लीट करके देखते हैं, एंड देन आई लाइक प्रोसीडेड अहेड विद लाइक पेशेंस के साथ इसे हम सॉल्व करते गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और एक बार जब फैक्टराइज हो गया तो चीजें अपने आप दिख गई हमें. ठीक है, सो दैट वाज वन क्वेश्चन हियर. नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर हियर. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर. बच्चों, एक बहुत ही अच्छी खबर देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ. अनअकैडमी से जेईई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, ऑलमोस्ट आप सभी को पता है, और 100 परसेंटाइल में भी 3 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है ना, और 1 से लेके 1000 की जो ऑल इंडिया रैंक है उसमें 14 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है ना, सबके सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ये लोग, और 99.5 से ज्यादा परसेंटाइल वाले 70 स्टूडेंट्स हैं, और 99% से ज्यादा 101 स्टूडेंट हैं. ये प्रूव करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते थे कि ऑनलाइन लर्निंग से अच्छी रैंक आ पाती है या नहीं आ पाती है. बहुत सारे लोग यही सोचते थे, ऑनलाइन पे थोड़ा सा उनको कम ट्रस्ट था. तो बच्चों, अनअकैडमी ने ये प्रूव कर दिया है कि ऑनलाइन लर्निंग से भी आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो. और इस वक्त अनअकैडमी ने ये भी प्रूव कर दिया है कि वही इंडिया का नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर प्रिपरेशन. ठीक है बच्चों, तो ये रिजल्ट देख के आपको भी लगेगा, ठीक है ना, कि हम भी इनमें से एक हो सकते हैं अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो. ठीक है ना, तो बच्चों अनअकैडमी पे आप फुल ट्रस्ट रखिए. ठीक है ना, बेस्ट एजुकेटर्स इस वक्त अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं जो आपको बहुत ही दिल से पढ़ा रहे हैं. ठीक, तो बच्चों जितना जल्दी हो सके एनरोल करिए. और इस वक्त ऑफर भी चल रहा है, अच्छे वाला ऑफर चल रहा है, स्पेशल प्राइस वीक.
इस वीक में अगर आप एनरोल करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फीस पे, और साथ में अगर आप यहां पे कोड यूज करते हो, जैसे मेरा कोड है NKC सर लाइव, NKC सर लाइव कोड यूज करते हो अगर आप, तो आपको 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि आपको 20% ऑफ मिलेगा अगर आप इस वीक में एनरोल करते हो। और शायद ये ऑफर आज की रात टुनाइट जो है ये एंड हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों एज सून एज पॉसिबल एनरोल कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप IIT JEE की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो और आप 24 मंथ 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो आइकॉनिक, जो सबसे ज्यादा स्पेशल है, ठीक है ना। मान लीजिए उसकी 2 ईयर की फीस है 1 लाख रुपीस, तो आपको 81,000 देने हैं, 19,000 की सेविंग है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% की सेविंग है आपकी अगर आप इसमें एनरोल कर लेते हो। और आप IIT JEE का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसकी फीस 30 मंथ्स की या 24 मंथ्स की अगर आप देखें तो 56,000 है। 24 मंथ्स की यानी कि 2 साल की फीस 56,000 है, तो आपको कुल 45,000 डिपॉजिट करने हैं, आपको 10,000 से ज्यादा की सेविंग है। तो इसलिए ये इस वक्त ऑफर भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो एज सून एज पॉसिबल बच्चों एनरोल कर लीजिए और ऑनलाइन लर्निंग से जितना ज्यादा हो सके उतना फायदा लीजिए, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। Now this is another question here. Let alpha be the nth root of unity, then we have to evaluate alpha minus alpha cube into alpha minus alpha raised to 4 into alpha minus alpha raised to 5 dot 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 alpha into into alpha minus alpha raised to n minus 1. तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इस पे जैसे जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया तो फर्स्ट आई ट्राइड टू सिंप्लीफाई, मतलब हमने कुछ ऐसे प्रयास किया कि गिवन अल्फा रेज टू द पावर n इज 1, फिर यहां से हमने बहुत कॉम्बिनेशन यहाँ पे ट्राई किए, मतलब अल्फा कॉमन लिया, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आया, उसे फैक्टराइज किया, बहुत सारे चीजें थोड़ी थोड़ी ट्राई की, बट इट डिडंट वर्क। तो वंस इट डिडंट वर्क देन आई स्टार्टेड थिंकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। फिर देखा ध्यान से थोड़ा सा, तो फिर से वही चीज लगी कि ये अल्टीमेटली फैक्टराइजेशन के मेथड पे क्वेश्चन है। कैसे? देखिए अल्फा इज द nth रूट ऑफ यूनिटी, तो हमें पता है एक रूट अल्फा है तो फिर अल्फा स्क्वायर है, फिर अल्फा क्यूब है, अल्फा पावर 4 है, और ये सारे वही रूट हैं, सारे के सारे वही रूट हैं। मतलब ये हुआ कि z रेज टू द पावर n माइनस 1 के जो nth रूट्स हैं उन्हें हम लिख सकते हैं z माइनस 1 इंटू जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू जेड माइनस अल्फा क्यूब एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन z minus alpha raised to n minus 1, isn't that? The point here is कि बाकी जो दो रूट्स हैं वो आपके बाकी 3 फैक्टर्स जो हैं वो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, यहां से लेकर यहां तक हमें यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन सब को हम इधर ले आए, तो z माइनस 1 से जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो वैसे भी ये nth लाइक अगर हम यहाँ पे ये लिख दें तो हमें पता है ये n टर्म्स ऑफ जीपी का सम है, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस जेड स्क्वायर and so on z raised to the power n minus 1, और बाकी जो बचा वो है z minus alpha into z minus alpha square, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे z की जगह अल्फा रख दें तो यहाँ पे ये बचा आपका z माइनस अल्फा क्यूब z माइनस अल्फा रेज टू द पावर 4 इंटू z माइनस अल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1, ये बचा अपने पास, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे z की जगह अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आपको पुट सब्स्टिट्यूट z बाय अल्फा बोथ द साइड्स, तो ये तो आपको दे देगा आंसर, ये तो आपको दे देगा यहाँ पे सीरीज जो हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा क्यूब इंटू अल्फा माइनस अल्फा रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन अल्फा माइनस अल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1। बट व्हाट अबाउट RHS? RHS में जब हम x की जगह अल्फा रखेंगे तो ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो 0 बाई 0 फॉर्म है, तो फिर आप इसमें लिमिट के तरह से रखेंगे z टेंड्स टू अल्फा 1 प्लस z स्क्वायर and so on z raised to the power n minus 1 over z minus alpha into z minus alpha square, isn't that? ये आ गई आपकी लिमिटिंग वैल्यू। अब आप इसे 0 बाई 0 फॉर्म है, आराम से सॉल्व कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग
लाइक एल हॉस्पिटल रूल अगर हम यहाँ पे लगाएं तो ऊपर तो आपका आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव, तो ये हो गया 1 प्लस 2z प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z क्यूब एंड सो ऑन दिस इज n माइनस 1 z रेज़ टू द पावर n माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय। तो अब बेहतर यह है कि हम इसे ओपन करके, मतलब पहले ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, मल्टीप्लाई करके तब लगाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो z स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2z, अल्फा क्यूब आपका कांस्टेंट हो जाएगा, डेरिवेटिव 0, ठीक है, माइनस अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर या प्लस अल्फा स्क्वायर इनटू z, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका, z का डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा 1 हेयर, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 बच्चों, ठीक है, तो ये आ गया। अब जब आप z टेंस टू अल्फा रखेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो गया आंसर 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा क्यूब and so on n minus 1 times alpha raised to the power n minus 2 whole divided by 2 alpha minus alpha is alpha, so this is alpha minus alpha square, that should be the answer here, ठीक है। तो दो चीजें, एक तो यहाँ पे वैल्यू निकालने का तरीका, तो वो लिमिट लगा के आ सकता है क्योंकि 0/0 फॉर्म है, और दूसरी चीज है कि ये फिर से पहले जो क्वेश्चन देख के लगा कि शायद ऐसे ही डायरेक्ट इवैल्यूएट हो जाए, तो जब नहीं हुआ तो फिर से वही nth रूट ऑफ यूनिटी, उसका फैक्टराइजेशन, फिर वो वही सारे कंसेप्ट यूज हुए, सो आई फाउंड इट टू बी अ गुड क्वेश्चन, सो दैट्स व्हाई आई डिस्कस इट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, एज यू कैन सी हियर। तो देखिए क्वेश्चन है, बैग कंटेन्स n balls out of which few are white color balls. Probability that bag contains exactly p white balls is proportional to p square. मतलब अगर एक बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक व्हाइट बॉल हो गया आउट ऑफ n तो 1 स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी 1 स्क्वायर नहीं, इट्स प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर। सिमिलरली अगर 3 व्हाइट बॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो इट्स प्रोपोर्शनल टू 3 स्क्वायर। ओके, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं पता हम लोगों को। नाउ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम from the bag and found to be white, then what is the probability that bag contains exactly 2 white balls? तो जैसे जैसे देखिए आप बढ़ रहे हैं आगे, you would have realized कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। बेस थ्योरम के क्वेश्चन की जो पहचान करने का तरीका है वो बहुत सीधा सा सरल सा है बच्चों, और वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि जो फाइनल एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट आपको बता दिया जाए और क्वेश्चन एक स्टेप पीछे जाके पूछा जाए। मतलब कि बॉल जो बैग है उसमें कितनी व्हाइट बॉल है ये तो पहले हो चुका होगा, 2 व्हाइट है, 3 है, 5 है, 10 है, कितनी भी व्हाइट बॉल है वो पहले हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल एक्सपेरिमेंट क्या है कि भाई एक बॉल ड्रॉ की गई, या बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द बैग। तो क्वेश्चन ऑब्वियसली ये नहीं बनता कि भाई बॉल ड्रॉ किया गया तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि भाई वो किस कलर की बॉल है, लेकिन यहां पे आपको जो फाइनल एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट बता दिया गया कि देखो बॉल निकाली गई और दिखा दी गई देखो ये व्हाइट बॉल है। अब आप ये बताओ कि बैग तो पहले ही डिसाइड हो चुका था, अब आप ये बताओ कि उस बैग में 2 व्हाइट बॉल्स थी, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन एक स्टेप पीछे जाके पूछा गया, बेस थ्योरम की ये पहचान है। अच्छा, बेस थ्योरम एक बार पकड़ में आ जाए तो फिर आप ये मान के चलिए कि अप्रोच से चलें बहुत स्टेप बाय स्टेप, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहां पे आते हैं बेस थ्योरम में। देखिए सबसे पहले इवेंट्स हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इवेंट्स अगर हम यहां डिफाइन करें तो P ऑफ लाइक P is like probability of having P white color balls, P white balls, तो ये एक हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि आपके लिए व्हाइट बॉल निकाल, तो एक हमने यहां पे लिखा P ऑफ W, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, ये दूसरा हो गया। अब ये बताइए व्हाइट बॉल ड्रॉ की जाए ये किस पे डिपेंडेंट है, ये ऑब्वियसली इस बात पे डिपेंडेंट है कि बैग में कितनी व्हाइट बॉल्स हैं। इजंट दैट भाई बैग में 10 व्हाइट बॉल्स होगी तो उसकी अलग प्रोबेबिलिटी होगी, 5 व्हाइट बॉल होंगी उसके अलग चांसेस होंगे। तो इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स दैट बैग हैज, ठीक है। तो अब यहाँ पे मतलब ये हुआ कि ये जो केस है ये एक से ज्यादा केसेस पे डिपेंडेंट है, हेंस दिस इज अ केस ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। एंड वी ऑलरेडी नो बेस थ्योरम पिक्चर में ही तभी आता है जब जो इवेंट हो चुका है वो टोटल प्रोबेबिलिटी का इवेंट हो।
अब हमें चाहिए क्या, तो वी हैव टू फाइंड, तो यहाँ पे हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी, जो इवेंट हो चुका है वो ऐसे आ गया, सो 2 white balls, मतलब probability of the bag having 2 white balls given a white ball has already been drawn। तो ये होता क्या है, अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये आपको पता ही है, तो ये हो गया this upon p of w, and as I said, since probability of getting white ball is dependent on several many mutually exclusive and exhaustive events, hence it is a case of total probability। तो ये total probability का केस है बच्चों, ठीक है। तो how will we get p of w, तो probability of getting white ball एक्चुअली ये किस पे डिपेंडेंट है, तो ये डिपेंडेंट है कि भैया यहाँ पे एक व्हाइट बॉल होगी तब कितना प्रोबेबिलिटी है, या 2 व्हाइट बॉल हो तो गेटिंग व्हाइट बॉल व्हेन यू हैव 2 व्हाइट बॉल्स, या 3 गेट ड्राइंग व्हाइट बॉल व्हेन द बैक हैज 3 व्हाइट बॉल्स, एंड सो ऑन। दिस इज हाउ इट गोज, सारी की सारी व्हाइट बॉल्स हो जाएं, ठीक है। तो ये एक हो गया। लेकिन अब देखिए, जब हम टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बैग में कितनी बॉल है ये तो पहले ही, एज आई सेड, ये तो पहले ही डिसाइड हो चुका होगा, क्योंकि आप जो बैग उठा रहे हैं तो उसमें कितनी व्हाइट बॉल है ये पहले डिसाइड हो गया होगा। मतलब ये हुआ कि आप ये जो साइमल्टेनियस अकरेंस वाला केस है इसको आप क्या लिखेंगे, तो जो पहले इवेंट होता है दैट प्रोबेबिलिटी दैट द बैग हैज 1 व्हाइट बॉल into then probability of drawing white ball when the bag has 1 white ball, इसी तरह से probability that bag has 2 white balls and into drawing probability of getting white ball when it has 2 white balls, and so on and so on and so on। probability of n into probability of w by n here, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज एक बार डालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। P of 1, तो ये है प्रोपोर्शनैलिटी है 1 स्क्वायर, ये याद रखिएगा। तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं पता तो मान लेते हैं वो कांस्टेंट है K, तो ये हो गया K into 1 स्क्वायर एंड देन ड्राइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल when there is exactly 1 white ball, so 1 by n, क्योंकि n में से एक ही बॉल वहां पे white है तो वो एक ही फेवरेबल केस है। इसी तरह से probability that the bag has 2 white balls is like K times 2 square into 2 by n, क्योंकि अगर 2 व्हाइट बॉल हैं हमें पता चल गया तो उसमें से व्हाइट बॉल आने की आउट ऑफ n बॉल्स, तो चांसेस कितना है, तो एक ही बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो 2c1 over nc1, so 2 by n। सिमिलरली k times 3 square into 3 by n and so on till k times n square into n by n। तो जब सारी की सारी व्हाइट बॉल्स हैं तो प्रोबेबिलिटी 1 ही हो जानी है। तो ये एक केस हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा k by n, तो आ गया बच्चों बाहर, तो ये हो गया 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन, दिस इज n क्यूब। तो ये तो एक बात हो गई, ठीक है। लेकिन आई ऑलवेज सजेस्ट कि इसे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई ना करें, रादर हम लोग जब पूरा बेस, जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वहां पे जब सारी वैल्यू रख लें तो वहां पे सिंप्लीफाई करना चाहिए, क्योंकि यू हैव हाई चांसेस that some common terms or factor may get cancelled, so I never suggest to evaluate this total probability here। तो कभी हम इसे simplify नहीं करना सजेस्ट करते। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि व्हाइट बॉल आ चुकी है और प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई बैग में 2 व्हाइट बॉल थी, तो ये है आपका probability of like a simultaneous occurrence of this and probability of drawing white ball। ये कौन सा इवेंट है, तो ये तो यही है ना, तो ये है, तो ये है, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू रख दें तो 2 into k into 2 क्यूब by n, ये देखिए हमने यही बात बोली आपसे, और k by n यहाँ पे हो गया कॉमन था, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका n क्यूब। तो सी दैट्स व्हाट आई सेड। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी हमें चिंता थी, तो वो आपका यहाँ पे 0 हो रही है, ठीक है। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो यहाँ पे 0, वो उसका आवश्यकता हमें नहीं है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की, क्योंकि कैंसिल आउट हो रही है। तो k by n और k by n कैंसिल हो गया। सो व्हाट डू वी गेट हियर फाइनली, तो फाइनली आपका आंसर आता है जो हमें चाहिए, वो है आपका 2 क्यूब बोले तो 8 over n into sum of first क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा n into n plus 1 divided by 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो 8 4 जा 32 over
n square into n plus 1 whole square. So that's the answer. So that seems to be a simple question though, लेकिन the way it was given was important कि यहाँ पे आपको probability एक proportionality की तरह से दी गई थी, but I just use very simple step जो होना चाहिए, जिस तरह से कोई भी प्रश्न आपका जो बेस थ्योरम का है वो अप्रोच होनी चाहिए. So without any second thought, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे हम सिर्फ करते चले गए, ये आपने ध्यान दिया होगा. ठीक है, I was like of the opinion कि K कहाँ से आएगा वो बाद में सोचते, लेकिन K की हमें आवश्यकता पड़ी ही नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया, तो उसे सोचने की हमें आवश्यकता पड़ी ही नहीं बच्चों. ठीक है, so that was one question on your algebra portion from probability here.